नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की और सबसे पहले आपको ले चलते हैं पुंछ की तरफ। अगर आपको बताएं तो मेंढर के मनकोट इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि सेना और पुलिस ने ये संयुक्त अभियान शुरू किया है और इस अभियान को शुरू करने का जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि आतंकियों की मौजूदगी के बाद राजौरी के मेंढर के मनकोट इलाके को चप्पा चप्पा वहां पर छाना जा रहा है और खंगाला जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि अगर इस तरीके का कोई भी वहां पर आशंका जताई गई है आतंकियों की तो पूरे तरीके से कोई भी इस तरीके का चीज ना हो जिससे कि अगर हम पुंछ की बात करें तो पुंछ में जो शांति है उस पर खलल पड़े। आपको बता दें कि ये जो पूरा खबर है ये मेंढर के मनकोट इलाके से आ रही है जहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और सेना और पुलिस की अगर बात करें तो इससे पहले भी राजौरी के भी कई इलाकों में इस तरीके की गतिविधियां हमें देखने को मिली थी और अब पुंछ में भी अब आतंकियों की आशंका जताई जा रही है और उसके चलते सर्च ऑपरेशन वहां पर बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। और आपको बता दें कि मनकोट के इलाके में यहाँ पर जगह जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि इस तरीके की कोई भी घटना को अंजाम ना दिया जा सके। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो जमशीद से जानते हैं। जमशीद, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मनकोट इलाका जो है वहां पर किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कौन कौन से इलाके हैं, क्योंकि अगर हम बात करें लोग रिहायशी इलाके भी हैं और उसी के साथ बीच में बहुत सी जगह है जहां पर जंगल भी है और उस बीच किस तरीके से सर्च ऑपरेशन को आगे अंजाम दिया जा रहा है और कौन कौन से इलाकों में जो सर्च ऑपरेशन है उसको चलाया जा रहा है। जी पल्लवी, बिल्कुल आज सुबह से ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की तरफ से मनकोट के कई इलाकों में खास करके लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि इतला मिली थी कि कुछ संदिग्ध देखे गए, जिसके बाद ये बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिशों में काफी इजाफा देखने को मिला, जिसको देखते हुए सेना की तरफ से इसके पहले भी इन इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। मगर आज सुबह जब ही सेना को इतला मिली है तो उसके बाद इस पूरे इलाके को मुआवजे में लेके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि सर्च ऑपरेशन में बहुत सारे गाँव भी हैं जिनके जहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ज्यादा इलाका जंगल का है जहाँ ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पिछले कुछ दिनों से घुसपैठ की कोशिशों में हमने काफी इजाफा दिखा। हालांकि इससे पहले सेना की तरफ से पुंछ में 2 घुसपैठियों को मार गिराया गया, उसके बाद राजौरी के निशारा में सुंदरबनी में मार गिराया गया, उसके बाद लगातार घुसपैठ की कोशिश हुई। 2 दिन पहले भी हमने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पुंछ से फिर घुसपैठ की कोशिश की गई जिनको बाद में वहां से खदेड़ दिया गया और लगातार इस तरह की कोशिश को देखते हुए सेना की तरफ से इन इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन देखने को मिलते हैं। जब भी कोई इस तरह की इतला सामने आती है तो उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जमशेद, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो भी गाड़ी बाहर से पुंछ की तरफ एंटर कर रही है या जो उसको इजाजत किस तरीके से मिल रही है और जो एंट्री पॉइंट्स है पुंछ के वहां पर सिक्योरिटी को लेकर किस तरीके की तब्दीली की गई है। जी बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल अलग साइड पड़ती है। जो जोरी पुंछ हाईवे की बात करें या मेंढर के अंदर जाने वाले रास्तों की हम बात करें तो इन रास्तों पे इस तरह की कोई गतिविधि देखने को नहीं मिली क्योंकि ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं जिन पे ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खास करके अगर हम राजौरी पुंछ की बात करें तो इसकी एक बोर्ड बड़ी सा जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगता है, मगर सारा हाईवे से बिल्कुल डिफरेंट इलाकों में आता है। अगर इस तरह की कोई गतिविधि या इस तरह लगता है कि घुसपैठ हुई है तो उसके बाद इन इलाकों में जरूर तलाशी अभियान शुरू किया जाता है, मगर इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आई कि घुसपैठ हुई है उसके बाद या घुसपैठ हुई है। मगर इस तरह के सर्च के ऑपरेशन में ये बात सामने आती है कि उसके बाद जरूर इन हाईवे हो या अंदर आने वाले रास्ते हो यहाँ चेकिंग अभियान शुरू किया जाता है। मगर अभी मनकोट के इलाके हैं जो सिर्फ उन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी परवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद जो कि पुंछ से जुड़े थे और पुंछ में अगर बात की जाए तो सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं क्योंकि अगर हम पुंछ के मनकोट इलाके की बात करते हैं तो सेना से सटे सीमावर्ती इलाके जितने भी हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और चप्पा चप्पा जो है वो खंगाला जाया जा रहा है।
तो चलिए अब आप बात करते हैं, अगर हम 70 केंद्रीय मंत्रियों का आगमन जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। आपको बता दें कि आने वाले समय में कश्मीर घाटी में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को लेकर चर्चा बढ़ चुकी है और सियासी दलों के नेता अब इस दौरे पर मंथन करना शुरू कर चुके हैं। आपको बताएं कि 70 केंद्रीय मंत्रियों का दल अब वो उस पर सियासी मोड़ लेना शुरू हो चुका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत की अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की सियासत में आए दिन हमें इस तरीके की खलबली देखने को मिलती है। और अब अगर 70 केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर आते हैं तो उसका असर पहले से ही हमें देखने को मिल रहा है। और कश्मीर घाटी की अगर बात करें तो कश्मीर घाटी में जो इसको लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है, मंथन शुरू हो चुका है कि आखिरकार ये दौरा किस तरीके से खास रहेगा जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब 70 केंद्रीय मंत्री आएंगे तो उसमें क्या कुछ चर्चा रहेगी, क्योंकि हर एक जनप्रतिनिधि से मुलाकात की जाएगी, हर एक योजना का जायजा लिया जाएगा, हर एक पैमाने पर, हर एक स्तर पर जो है जम्मू कश्मीर के विकास की बात की जाएगी। लेकिन उसी के चलते कश्मीर घाटी की अगर बात करें तो कश्मीर घाटी में हलचल शुरू हो गई है और सियासी हलचल भी देखने को मिल रही है साफ, क्योंकि जो नेता है कश्मीर घाटी के उनको अब इस पर मंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आखिरकार अगर 70 केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर आते हैं तो किन चीजों पर चर्चा होगी और किन चीजों पर, खासकर कश्मीर के दौरे की अगर बात करें तो कश्मीर के दौरे पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तजम्मुल यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो तजम्मुल से जानते हैं। तजम्मुल, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम 70 केंद्रीय मंत्रियों के दल की बात करें तो उनके आगमन से पहले ही कश्मीर में जो सियासत है वो हमें देखने को मिल रही है, तो अगर ये दौरा कश्मीर पहुंचता है, ये मंत्री का पूरा जो गठन है ये अगर कश्मीर पहुंचता है तो उससे कश्मीर की जो सियासत है उस पर क्या कुछ असर पड़ सकता है? पल्लवी, ये कोई 50 से ज्यादा यूनियन मिनिस्टर्स और इसमें जो ग्रुप होगा सियासतदानों का वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। और बीते दौरों में आपको याद होगा कि जम्मू की 55 जगहों पर इन्होंने दौरे किए थे यूनियन मिनिस्टर्स ने, कश्मीर में सिर्फ 8 जगहों पर। और धारा 370 और 35 से खत्म करने के बाद इसमें क्या पॉजिटिव जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए है? दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने इनको वाज़ेह किया कि वो जम्मू कश्मीर के हर नुक्कड़, हर जगह पर जाकर अवाम को बताए कि 35 से 370 में जो जम्मू कश्मीर में विकास की रुकावट थी, जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट की रुकावट थी, जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्टों की रुकावट थी, वो यूनियन मिनिस्टर जनसभा करेंगे। यानी एक तरफ कोविड-19 है, दूसरी तरफ मंत्रालय से बड़े बड़े मिनिस्टर जो है जम्मू कश्मीर आएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से कोई बात अभी तक नहीं हुई। डिलिमिटेशन के बीचों बीच में मंत्रियों के इस दौरे को जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और रीजनल पार्टी जो है वो बड़ी परेशान कौन माहौल में, वो कहते हैं एक तरफ 17 मिनिस्टर्स यानी 70 मिनिस्टर्स जब जम्मू कश्मीर आएंगे उनका खर्चा कौन उठाएगा? बीते दिनों में मिनिस्टरों का खर्चा रेडिसन से होकर ताज विमानता, पहलगाम से लेकर कटरा तक इनके लिए होटल्स वगैरह बुक करने पड़े, जिसके बाद खर्चा जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार से ही उठाना पड़ा। यानी आने वाले दिनों में मंत्रियों से पहले जम्मू कश्मीर में अवाम बड़ी इस्तराब में है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि धारा 370-35 से रुकावट थी सबसे बड़ी, जो कि विकास या तरक्याती प्रोजेक्ट जो है उनके लिए। अल्ताफ बुखारी से लेकर रीजनल पार्टीज के सज्जाद लोन तक मानते हैं कि ये कोई रुकावट नहीं थी। धारा 370-35 से एक एग्रीमेंट था दोनों रिश्तों के बीच में और रिश्तों को और बेहतर करने के बजाय इसको खत्म करके रिश्तों को मुल्क और स्टेट के बीच में एक खिला पैदा किया, दुनिया पैदा की। जो इस वक्त मेन स्ट्रीम लीडर किसी जमाने में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलता था और कहता था कि सेक्युलर इत्तेहाद के साथ हाथ मिलाया, वो आज कहीं ना कहीं उनकी बोली दूसरी है, क्योंकि जब आपने अपनों को समझने में थोड़ी सी ताखीर की उसके नताइज मनफी निकलने गए। लेकिन दौरे के दौरान मैं आपको बताऊंगा मंत्रियों का प्रोग्राम क्या है। सबसे पहले जम्मू, उसके बाद कश्मीर और उसके बाद अन्य इलाकों जिसमें दक्षिणी कश्मीर है, नॉर्थ कश्मीर है और जम्मू के ऊपरी इलाके सांबा, पुंछ, रजौरी, मेंढर, नौशेरा, ये बॉर्डर एरियाज है जहाँ पर लोगों को बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में इन सरहदों के नजदीक में विकास के नाम पर कितने प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। इसी तरह कश्मीर घाटी में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट, एम्स का प्रोजेक्ट, रेल का प्रोजेक्ट जो नई दिल्ली, जम्मू और जम्मू से श्रीनगर को कनेक्ट करेगा और श्रीनगर से पानीहाल पहले ही कनेक्टेड है, इस बारे में बताएंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है ये जम्मू कश्मीर में पहले सरकार ने शुरू किए हुए हैं। अब इसमें और कितना वो ऐड कर पाएंगे ये कहने वाली बात होगी। लेकिन सियासी पलटों की माने 70 मिनिस्टर्स के आना ठीक है, उनका इस्तेकबाल है, वो क्या कुछ लेकर आएंगे वो जम्मू कश्मीर में ही खर्च होगा, जाया नहीं होगा। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी के आसपास में इंतखाबात कराने से
मुझे लगता है 70 मिनिस्टर्स का खर्चा उठाने से बेहतर था 21-22 कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते। 8 के 10 के करीब अगर फुल स्टेट में इलेक्शन होते हैं 8 से 10 के करीब मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनते। और आज की डेट में कल भी आपको याद होगा आपके पास 3 एडवाइजर्स हैं, आपके पास 18 के करीब प्रिंसिपल सेक्रेटरीज कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं। को इसका माने ये है कि ये सारा ढांचा जो है जम्मू कश्मीर को नहीं चला पा रहा है, जिसकी वजह से आपको यूनियन मिनिस्टरों को यहाँ आना पड़ता। नहीं तो यूनियन मिनिस्टर्स का रोल इतना होता है कि आप अपने डिपार्टमेंट को फंड्स रिलीज करते हैं, फंड्स एक्सपेंडिचर जो है वो आपको डाटा शीट कमिश्नर सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाता है और मंत्रालय ये काम निभा रहा था। लेकिन यूनियन मिनिस्टरों को यहाँ आकर अब तकरीबन 2 साल के बाद 35 से 370 पर जो मन पहलू थे उनको बताने के बाद क्या जम्मू कश्मीर में माने कि आने वाले दिनों में इंतखाबात होंगे। मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए लोगों की आवाज और रीजनल पार्टी नेशनल पार्टी की आवाज एक होनी चाहिए। इससे अच्छा था कि इंतखाबात कराए जाते और जम्मू कश्मीर में मसाइल हल किए जाते। बिल्कुल तजम्मुल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने ये कहा था कि जब 370 को हटा दिया जाएगा, 35 को हटा दिया जाएगा तो जम्मू कश्मीर में विकास नजर आएगा। लेकिन अगर विकास की बात करें तो विकास बहुत कम नजर आ रहा है। तो वहीं पर अगर अब ये दौरा हो रहा है तो क्या जम्मू कश्मीर में जो विकास का दौर है वो शुरू होगा? क्योंकि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सी ऐसी परियोजनाएं हैं जो अधर में लटकी हुई हैं, अभी तक शुरू नहीं हुई। अगर शुरू हुई है तो मुकम्मल नहीं हो पाई है। तो उसको लेकर अगर ये दौरा होता है तो क्या जम्मू कश्मीर के जो आवाम है उनको विकास का दौर दिखेगा? पलवी, अगर आपने इसका ओपनिंग रिमार्क सुना होगा, मुझे लगता है कि गृह मंत्री ने ये दौरा जो है ये डेवलपमेंट से ज्यादा इसको जो फौकियत दी है, इसको इम्पोर्टेंस दी है, वो है 35 से 370 के खात्मे के बाद लोगों को समझाना, जनता को समझाना, उधमपुर के वासी को, सांबा के वासी को, शोपियान के आम शहरी को, बांडीपोरा श्रीनगर के शहरी को समझाना कि 35 से 370 खत्म होने के बाद आपके स्टे के डिमोशन के बाद आपको फायदे होंगे। जम्मू कश्मीर का हर शख्स फायदे और नुकसान को शायद समझ सकता है। लेकिन ये इसके 2 सेगमेंट्स हो गए। एक आपने कहा कि डेवलपमेंटल पार्ट है, डेवलपमेंटल पार्ट में आपको रोड्स मैक्सिमाइज करने थे करीबन 45,000 किलोमीटर के आसपास पूरे जम्मू कश्मीर, डोडा से लेकर गुरेज तक, यह आपने करना था। लेकिन 14,000 के आसपास ही काम हो पाया कश्मीर में। अब सीजन जा रहा है, अभी आप धूप देख रहे हैं कश्मीर में, शायद अगले महीने से इतनी सख्त धूप नहीं होगी और जो टेम्परेचर में जिस टेम्परेचर आपको मैक्सिमाइज रोड्स करने चाहते वो नहीं हो पाएंगे। इसी तरह से जब आप विकास प्रोजेक्टों की बात करते हैं, पुलों की बात करते हैं, करीब 1500 के करीब पुल आपने बनाए थे जो डॉक्टर मेहता ने चीफ सेक्रेटरी ने आखिरी मीटिंग ली थी, उसमें कितने ही पुल बने। यानी विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जम्मू कश्मीर आने से यहाँ की सूरत हाल ग्राउंड जीरो की एक्सेस एक मिनिस्टर को मिल सकती है। एक पॉजिटिव नोट इस पूरे टूर का हो सकता है कि मिनिस्टर हाउस खुद देखे और वापस जाके जब वो संसद पहुंचेगा, जब वो अपने दफ्तर कार्यकाल पहुंचेगा तो वो बता देगा कि वाकई जम्मू कश्मीर में जो वादे किए गए थे वो कागजों तक ही महदूद रहे, अमली तौर पर उसे अमलाया नहीं गया। श्रीनगर, जम्मू और उसके बाद अन्य इलाकों में जो विकास होना चाहिए था, जो बड़ी तस्वीर खींची गई थी कि 35 से खत्म करके 370 धारा खत्म करके हम बड़ी से बड़ी पैकेज लेकर आएंगे, उस पैकेज का क्या हुआ? साबिक गवर्नर हुआ करते थे जम्मू कश्मीर, अब तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है सत्यपाल मलिक ने कहा 50,000 लोगों को रोजगार देंगे। वो रोजगार तो अभी तक हमने देखे नहीं। कैजुअल लेबर्स 61,000 के करीब हैं, उनको तो रेगुलराइज के ऑर्डर्स आए नहीं। HDFC मुलाजमीन 8-10 हजार वो भी है 4500 पे काम करते हैं। यानी इंडिविजुअलिटी और कुल मिलाकर इज्तिमाई तौर पर जम्मू कश्मीर में नॉन पॉलिटिकल इश्यूज भी बहुत सारे थे। पॉलिटिक्स आप करें, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, दोनों मुल्कों, तीसरे मुल्कों के साथ करें, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो आपको बुनियादी ढांचा लोगों को देना चाहिए था, डेमोक्रेसी का जो ख्वाब लोगों ने देखा था, 70%, 80% वोट देकर जो ख्वाब देखा था वो तो चकनाचूर हो गया। मुझे लगता है कि दौरे अपनी जगह, ग्राउंड एक्सेस सिचुएशन को देखना अपनी जगह, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक अवामी हुकूमत जरूरत है और उसके हिसाब से मुझे खर्चा भी आपका कम होगा और काम भी बहुत ज्यादा दिखना भी शुरू हो जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। 70 केंद्रीय मंत्रियों का दल की आगामी आगमन से पहले ही हमें देखने को मिल रहा है कि कश्मीर घाटी में जो सियासत है वो किस तरीके से उसमें खलबली मच चुकी है और गरमाई हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि जब आगमन होगा उसके बाद क्या कुछ कश्मीर घाटी की सियासत में तब्दीली देखने को मिलती है, उस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे की तरफ और बात करें जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे की। तो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर यातायात एक बार फिर बंद कर दिया गया है और आपको बता दें कि
क्या कुछ कारण है? तो सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद एहतियातन इस हाईवे को बंद किया गया है और पूरी जानकारी के हिसाब से अगर बात करें तो नेशनल हाईवे में दोनों जगह अगर बात करें तो बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जो फंसी हुई हैं और लंबी लंबी कतारें भी लगी हैं गाड़ियों की, क्योंकि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पहले भी बंद हुआ था और अब फिर देखने को मिल रहा है क्योंकि सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद एहतियातन तौर पर हाईवे को बंद रखा गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी घटना वहां पर ना हो और उसी के चलते। और लेकिन लोग जो है, जो आम जनता है, उनको काफी दिक्कतें देखने को मिल रही है। और इसी के साथ हम अगर हाईवे की बात करें तो हाईवे पर जो लंबी लंबी कतारें हैं गाड़ियों की वो देखने को मिल रही हैं और साथ ही साथ हैवी मोटर व्हीकल्स की अगर बात करें तो हैवी मोटर व्हीकल्स को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। काफी दिनों से वो रास्ते में ही फंसे हुए हैं क्योंकि इससे पहले भी हाईवे को बंद रखा गया था 72 घंटों के लिए और उसके बाद आज फिर हमें देखने को मिला कि हाईवे को बंद रखा गया है और सिक्योरिटी के हवाले से हाईवे को बंद रखा गया है क्योंकि साफ कहा गया है कि सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद हाईवे को बंद रखने के जो आदेश हैं वो दिए गए हैं और एहतियातन तौर पर इस हाईवे को बंद रखा है। लेकिन वहां पर आम जनता को किस तरीके की दिक्कत हो रही है और ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो हमारे साथ हमारे संवाददाता किशोर यहां पर ज्वाइन कर चुके। तो किशोर से जानते। किशोर, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि लगभग हाईवे पर इस समय कितनी गाड़ियां फंसी हुई हैं हाईवे बंद होने की वजह से? हर बार मरम्मत की काम बंद भी पूरी तरह से जो भी कोई कश्मीर की तरफ गाड़ी जानी जाती है उसको डिजाइन चौक से यहाँ पे रोका गया है और हजारों की तादाद में छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, यहाँ पे आपको देख लोगों का यही मानना है। लोग कहीं ना कहीं अभी भी जो लोग हैं कहीं ना कहीं मनमानी करते हुए दिखाई दे रही है। जब ट्रैफिक विभाग की तरफ से कोई भी जो गाड़ी कश्मीर की तरफ जा रही है उनसे पूरी तरह से उनकी जो चेकिंग की जा रही है, प्रॉपर उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मनमानी करते हुए देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप हर बार यही देखने को मिलता है, पिछले दिनों भी आपने साफ देखा होगा कि नेशनल हाईवे आए दिन इस तरह के हादसे होते हैं। बिल्कुल। एडवाइजरी के बाद भी जो लोग हैं कहीं ना कहीं बिहारी चौक की मैं बात करूँ तो आपको हजारों को तादाद में छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो आपको वहां पे देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ आप देखने को मिल रहा है कि लोगों की शायद हर बार यही देखने को मिलता है वहां पे हमें जहाँ रोका जाता है यहाँ पे वॉशरूम ना किसी प्रकार की यहाँ पे फैसिलिटी है, लेकिन लोगों को भी समझने की जरूरत है कि अगर ट्रैफिक विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की है भी जो लोग हैं वो मनमानी करते हैं देखने को मिल रहे हैं। तो हमारे ट्रैफिक विभाग के पुलिस के अधिकारी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वापस आ जाइए, सुरक्षित जाइए, लेकिन जो लोग हैं कहीं ना कहीं इंतजार करते हैं यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं की मैं बात करूँ जहाँ भद्रवाह जहाँ किस पार्टी जो गाड़ी जरूर दी जा रही है, लेकिन उनके ऑनलाइन जो उनकी होटल की बुकिंग है उसको प्रॉपर से यहाँ पे चेक किया जा रहा है। अभी सूरत हाल की मैं बात करूँ अभी भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनको यहाँ से ट्रैफिक विभाग की तरफ से बार बार यही बोला जा रहा है कि आप कहीं गाड़ी सुरक्षित जगहों पे ले जाएं, लेकिन लोग हैं वो कहीं ना कहीं मानने के लिए। बिल्कुल किशोर, देखिए अगर हम बात करें प्रशासन की भी तो प्रशासन पर भी सवाल उठते हुए नजर आते हैं क्योंकि पहले भी 72 घंटों के लिए नेशनल हाईवे को बंद रखा गया था और आज फिर नेशनल हाईवे बंद रखा गया है। तो एक ऐसी जगह जहां पर नेशनल हाईवे को आए दिन बंद रखा जाता है उससे लोगों को भी काफी दिक्कतें होती है क्योंकि अगर हम बात करें तो बहुत से रसद का सामान जो है वो कश्मीर की तरफ जाता है या जो कश्मीर से सटे इलाके हैं उस तरफ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप एडवाइजरी जारी कर रहे हैं तो लोगों तक इस एडवाइजरी को पहुंचाने में प्रशासन को किस तरीके के कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल, हर बार यही देखने को मिलता है कि जो की मैं बात करूँ देर रात के लिए इस तरह की एडवाइजरी जारी की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इतने जागरूक अभी भी नहीं है। बिल्कुल की तरह से बढ़ के यहाँ पे आए। अभी भी आप अगर इसे दिहाड़ी चौक की बात करें, कई लोग जो कश्मीर की तरफ जाने जाते हैं, कई लोग इसमें बीमार हैं, पीड़ित हैं, तो लोग ट्रैफिक विभाग से गुहार कर रहे हैं कि हमें छोड़ा जाए, लेकिन जिस तरह से हर बार यही देखने को प्रशासन की बात करें सिर्फ यही देखने को मिलता है यहाँ उनको खड़ा किया जाता है, ना उनको किसी चीज की वहाँ फैसिलिटी होगी, किसी प्रकार का यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं होगी। प्रशासन को भी देखना चाहिए और ट्रैफिक विभाग को देखना चाहिए जहाँ पे उनको खड़ा करा चाहिए, जहाँ पे फैसिलिटी मिले। बिल्कुल। वहीं पर किशोर, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जो वाहन फंसे हुए हैं, छोटी बड़ी गाड़ियां जितनी भी फंसी हैं, उनको किस तरीके की दिक्कत आ रही है और आखिरकार ये जो बहाली है गाड़ियों की कब होगी और कितनी देर के बाद जो नेशनल हाईवे उसको फिर खोला जाएगा? बिल्कुल, हमने भी उच्च अधिकारियों से, ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों से अभी बात की, उनका यही कहना है कि अभी तक कोई भी एडवाइजरी है जो शाम तक खोला जाएगा या कल तक खोला जाएगा, इस तरह की कोई अभी तक जारी नहीं की है।
लेकिन अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी भी जो ट्रक है यहाँ पे काफी आपको देखने को मिलेंगे। जो सामान है, कई सामान इस गाड़ियों में खराब होने वाला है। तो दो आ रहे हैं चालक, बार बार उनको शादी बाग के पास जा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये स्पष्ट किया जा रहा है कोई भी जो कश्मीर की तरफ कोई जाना चाहता है उसको आज जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता किशोर, जो कि उधमपुर अगर बात करें तो हाईवे जो है वहां से जुड़े हुए थे, और जम्मू कश्मीर हाईवे का क्या कुछ सूरत हाल है उसके बारे में किशोर ने हमें बताया। और गाड़ियों को काफी दिक्कतें हो रही है क्योंकि यातायात के लिए आज हाईवे को फिर बंद रखा गया है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं जम्मू के जीएमसी अस्पताल की तरफ। जम्मू के जीएमसी अस्पताल की अगर बात करें तो कोरोना मुक्त यह अस्पताल हो चुका है। कोरोना से जम्मू का जीएमसी अस्पताल मुक्त हो गया है क्योंकि अस्पताल में अब कोविड का एक भी मरीज दाखिल नहीं है। और उसी के साथ अगर बात करें तो कोविड की जिस तरीके से जो वार्ड बनाया गया था उसमें भी अब अपग्रेडेशन का काम शुरू हो गया है, ताकि आने वाले समय में अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो उससे भी पूरी तरीके से संभाला जा सके और समय रहते इसको संभाला जा सके। ज्यादा जानकारी क्या है तो चलिए आइए नजर डालते हैं कि जम्मू की जीएमसी हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुदन शर्मा का क्या कुछ कहना है। हमारी आज की डेट में जीएमसी के एसोसिएटेड हॉस्पिटल में कोई भी कोविड पेशेंट नहीं दाखिल है। जितनी कोविड डेडिकेटेड वार्ड्स थी सारी खाली हैं, जिसमें हमारा आइसोलेशन वार्ड है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट है, कार्डियक केयर यूनिट है, न्यूरो सर्जरी वार्ड है। ये डेडिकेटेड आईसीयू फैसिलिटीज़ वाले वार्ड्स थे हमारे। इसके अलावा काफ़ी वार्ड्स हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स वाले थे जो मॉडरेट केसेस के लिए थे। ये सारे आज की डेट में खाली हैं और तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से, जिसको अपग्रेडेशन ऑफ दीज वार्ड्स, इनमें कोई अगर टेक्निकल डेफिसिट हो इस दौरान जो हम रिपेयर नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल्स को लेके कई चीज़ें जो हैं वो मुश्किल हो जाता है इंजीनियर्स के लिए रिपेयर करना। तो वो सारी तैयारियां की जा रही हैं। सारे वार्ड्स को फिर से फ्यूमिगेट कराने के बाद, डिकंटामिनेशन कराने के बाद, जितने इंजीनियरिंग डिफेक्ट्स थे जिसमें सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, उन्होंने अपने अपने तरीके से इनको अपडेट करना शुरू कर दिया है। शशि सुदन शर्मा का। और वहीं पर जीएमसी की अगर बात करें तो जीएमसी अब कोविड मुक्त अस्पताल बन चुका है और जो कोविड डेडिकेटेड वार्ड था उसमें भी अपग्रेडेशन की जा रही है, ताकि आने वाले समय में इसको किसी और चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सके, या फिर थर्ड वेव का जब आगाज होगा तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व बिजली मंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह ने जम्मू कश्मीर में बिजली की समस्या को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। आरएसपुरा में पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर की 60% बिजली की चोरी होती है, जिसके कारण जनता की बिजली की समस्या से जूझना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार बिजली की इस चोरी को रोकने के लिए रणनीति बना रही है और आने वाले समय में लोगों को बिजली की समस्या से राहत मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बिजली की आपूर्ति में सुधार के लिए कई कार्य किए थे। हमारे वक्त कम से कम 2000 करोड़ का DDU-JBY की स्कीम्स आई थी केंद्र ने दी थी। 11,000 करोड़ का पैकेज था और इतने खंबे आए, इतना सब कुछ आया, वो यहीं आया। लेकिन यहाँ पर जो है जिस प्रकार से सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन बड़ी कोशिश की जरूरत यह भी है। 60% चोरी है, उसके कारण जो है जितनी बिजली की खपत है उससे बहुत कम रेवेन्यू आता है। सरकार कोशिश कर रही है आने वाले वक्त में ये सारी चीजें। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरएसपुरा में बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद जुगल किशोर शर्मा, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी और डीडीसी सदस्य प्रोफेसर घारूराम भगत सहित अन्य पार्टी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सम्मेलन की अगुवाई भाजपा के आरएसपुरा जिला के प्रधान हरभजन सिंह ने की थी और इस अवसर पर सांसद ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कोरोना काल में सरकार ने विकास कार्यों के लिए धनराशि जारी नहीं की थी, जिसके कारण सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाएं प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि अब सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है।
हमारे जो विकास के जो फंड्स थे 2 साल के लिए पूरे भारत वर्ष के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनके फंड्स जो थे वो कोविड में लगाए गए। ऐसे ही कई ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिनका पैसा जो है उसे थोड़ी देर के लिए रोक कर पहले देश को बचाने के लिए कोविड महामारी से लड़ने के लिए लगाया गया। लेकिन आप निश्चिंत रहें कि जो आप PMAY की बात कर रहे हैं कि भाई गरीब लोगों के लिए तो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जो मकान मिलने थे थोड़ी देर के लिए वहाँ भी कुछ रुकावट आई थी, लेकिन अब पैसा सैंक्शन हो चुका है। सरपंच पंचों ने अपनी लिस्टें दे दी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि थोड़े ही दिनों में जो आपकी शिकायत है वो पूरी हो जाएगी, मतलब उससे आप लोगों को निजात मिलेगी। गीली मिट्टी को जिस तरह कुम्हार सुंदर गढ़े का आकार देता है, ठीक वैसे ही बच्चे को अच्छा इंसान बनाता है शिक्षक। आज 5 सितंबर को यानी देश में शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है और बता दें कि आधिकारिक तौर पर 5 सितंबर 1992 में देश भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी और ये दिन देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की याद में उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। किसी भी व्यक्ति की कामयाबी में उसके शिक्षक का अहम रोल होता है। शिक्षक की उसी तरह सही राह दिखाता है। हालांकि कोविड के कारण पिछले करीब 1.5 साल से शिक्षक और विद्यार्थियों में थोड़ी दूरी बनी है। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के साथ साथ बच्चों का क्या कुछ कहना है, तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं। ऐसे जो मतलब कि अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो कुछ टीचर्स हैं वो हमें मतलब कि रेगुलरली जैसे हमारे स्कूल में पीरियड्स चलते थे वैसे हमारे पीरियड्स लाते हैं। जिस टाइम मतलब कि हमारा स्कूल में पीरियड चलते थे तो उस टाइम की तरह पीरियड्स ला रहे हैं। अभी हमारे मतलब कि हर एक सब्जेक्ट का मतलब कि कोई भी चीज़ समझ नहीं है हम अपने टीचर्स को कॉल कर लेते हैं। पर अब मतलब कि इस कोविड के कारण फ़र्क तो पड़ता है, हर एक चीज़ में फ़र्क पड़ता है। तो रिस्पेक्ट में भी फ़र्क आया होगा? सर नहीं, रिस्पेक्ट में सर हमारे जैसे टीचर्स हैं हम जैसे पहले रिस्पेक्ट करते हैं हम वैसे ही रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं सर, ऐसे तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगाई है तो उसमें हमारा कॉन्टेक्ट टीचर्स का उतना नहीं हो पाया, लेकिन इतना है कि मतलब टीचर्स से थोड़ा बहुत जाने हैं। टीचर्स से हमारा इतना कॉन्टेक्ट हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी टीचर्स ने हमको ऑनलाइन ही वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव से थोड़ा सा डिफरेंस हुआ। बट जो अच्छे टीचर्स हैं अभी तक वो अपने शिक्षक को सही रास्ता बताते हैं और हर कोई कोशिश करता है। अब इसमें थोड़ा सा ट्यूशन सेंटर्स हो गए, कुछ और चीजें होती हैं जहां कमर्शलाइजेशन हो जाती है, उसमें वो पॉइंट सरकार का है, उसमें टीचर का कोई रोल नहीं होता है। अगर सरकार एक जगह एक बैरियर, एक लिमिट, मतलब कहीं पे एक बैरियर लगा दे, इतने ट्यूशन सेंटर्स हो गए, टाइमिंग ये होगी उन ट्यूशन सेंटर्स की और बाकियों पे भी टच रहेगा। पढ़ना तो बच्चे ने टीचर से ही है ना, चाहे वो ट्यूशन सेंटर में पढ़े चाहे वो स्कूल में पढ़े। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।